तो पाठ छठो आपनो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। मतलब भारत के बारे में पढ़ना है यार। भारत में कौन सी चीज पढ़नी है? एक तो नियोजन और एक कौन सी है? सतत पोषणीय विकास। देखो नियोजन को मतलब कहीं है, नियोजन को आप कोई भी काम करा, मतलब कोई भी चीज है बिन इस हिसाबों करा कभी आपने कहा उसका आप विकास, उसका चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे आप खुद को मानसिक विकास हो, मतलब इन हर चीज ना एक नियोजित ढंग से मतलब एक तौर तरीके से अपन काम करेंगे और अपना जो लक्ष्य पाएंगे वो तो होता है नियोजन। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि अपन जिस भी चीज का वर्तमान में उपयोग करें उसका इस प्रकार उपयोग करें कि अपन भी उसका उपयोग कर सके और जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं वो भी उसका उपयोग कर सके, तो वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। अब पहले देखते हैं नियोजन किसे कहते हैं? तो देश के संसाधनों का अनुकूल उपयोग करके आर्थिक विकास को प्राप्त करने की नियोजन क्या है? एक प्रणाली। यानी देश में आवरण जितना भी संसाधन है वहां उपयोग करा संसाधनों का उपयोग करा और आर्थिक विकास ने प्राप्त करा, मतलब जो भी संसाधन है उसका अपन इस तरह उपयोग करे कि उनसे अपन को आय प्राप्त हो जिससे अपने देश प्रगति करे, तो वही उसकी क्या है? प्रणाली। कौन है? नियोजन। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी पहले योजना आयोग के पास थी। किसके पास थी? योजना आयोग था, जो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वो भी मतलब चाहे अपना देश स्तर पर हो, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो योजनाएं बनाता था तो कौन बनाता था? योजना आयोग। अगर वो नहीं बनाता था, जैसे राज्य बनाते थे तो उसको परामर्श सलाह कौन देता था? योजना आयोग देता था। ठीक है, लेकिन इस योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। यानी योजना आयोग के स्थान पर अब कौन काम कर रहा है? नीति आयोग। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका क्या होता है? अध्यक्ष। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। यानी योजना आयोग का नाम क्या हो गया? नीति। चीज भाई है, बस नाम ही को बदल दियो। अब नीति आयोग है, एक उद्देश्य नहीं है भाई। नीति आयोग बनाई योजना आयोग का उद्देश्य कहीं हो तो देखो केंद्र व राज्य सरकारों को उचित तथा तकनीकी सलाह देना। यानी केंद्र या राज्य सरकार है उसको कोई भी तकनीकी सलाह चाहिए या कोई भी योजना से संबंधित सलाह चाहिए तो कौन देता है? अपना नीति आयोग देता है। देश के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी देश को जो आर्थिक विकास कमाए ने नीति निर्णय को निर्माण में जो को भी है काम करे हर राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसे नहीं भाई कोई एक राज्य है वह बहुत आगे चल रहा है, एक राज्य बहुत पीछे चल रहा है, मतलब सभी राज्यों की भागीदारी उसमें क्या करना? सुनिश्चित करना। ये क्या है? नीति आयोग का उद्देश्य। अगर कोई राज्य कम है, पिछड़ा हुआ है तो उसको नीति आयोग उस तरह की वहां पर योजनाएं चलाएगा। अब नियोजन के उपागम। तो नियोजन का उपागम कितना प्रकार का है? उपागम कितना है? 2। नियोजन के उपागम कितने हैं? एक तो खंडीय नियोजन है और एक कौन सा है? प्रादेशिक नियोजन। देखो खंडीय यानी नियोजन अपने खंडों में बांट दिया, अलग अलग भाग कर दिए। ठीक है ना? एक भाई इस भाग में ये चीज आएंगी, इस भाग में जैसे प्राथमिक सेक्टर कर दिया, द्वितीय तृतीय उस आधार पर हो गया। एक प्रादेशिक यानी प्रदेश के आधार पर, जैसे कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ ज्यादा है, ठीक है, कोई पिछड़ा हुआ कम है तो उसमें किस तरह की योजनाएं लागू करनी है, दूसरे में किस तरह की योजनाएं लागू। भाई अपन 28 राज्य अपने हैं तो हर में एक तरह की योजना तो लागू हो नहीं सकती। भाई कुछ योजनाओं को छोड़ दें तो हर क्षेत्र की आवश्यकता भी अलग है, वहां पर संसाधन भी क्या है? अलग अलग। तो उस आधार की वहां पर योजनाएं लागू करेंगे तो वो कौन लागू करेगा? योजना आयोग ही बताएगा। तो पहला खंडीय नियोजन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास करना। यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर है जो आप क्रियाकलाप उनका क्या करना? विकास करना। जैसे कृषि है, सिंचाई है, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार सेवाएं आदि। यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय की क्रियाएं उनका निर्माण करना, विकास करना। प्रादेशिक नियोजन, इसका अर्थ होता है क्षेत्र विशेष के विकास का मापन। प्रदेश, एक प्रदेश का नियोजन, एक प्रदेश के आधार क्षेत्र विशेष का क्या करना? विकास का मापन करना। आर्थिक व सामाजिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए क्या बनाना? योजना। मतलब चाहे आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि देख लो चाहे सामाजिक में, अगर कोई 2 क्षेत्र है और उनमें क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है तो उस असंतुलन को कम करने के लिए वहां पर उसी हिसाब से क्या चलाना? योजना। एक तो मान लो बहुत ही विकसित राज्य क्षेत्र है, ठीक है ना, तो वहां पर उस तरह की सुविधाएं, उस तरह की योजना चलाए ताकि वो और आगे बढ़े। और एक ऐसा है बहुत ही पिछड़ा हुआ है तो वहां पर ऐसी योजना चलाना ताकि वो उसका क्या कर सके? उस जो पिछड़ापन है उसको कम कर सके। अब लक्ष्य क्षेत्र नियोजन।
मतलब ये लक्ष्य को क्षेत्र को है देखो नियोजन करना। देश में जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में क्या है कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए पर कहीं देना विशेष, यानी जो आपके आगे है बड़ा उस पर तो ध्यान देना है, इस पर क्या देना है विशेष ध्यान देना है। देश में क्षेत्रीय व सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागम को बनाया। यानी देश में आप चाहे क्षेत्र का आधार पर देख लो, चाहे सामाजिक विषमताएं हैं तो उनमें असंतुलन है, उसको दूर करने के लिए योजना एक दो चीज चालू करी। एक लक्ष्य क्षेत्र यानी क्षेत्र के आधार पर, एक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है एक आगे, एक लक्ष्य समूह यानी कोई समूह है तो क्या है मतलब लोगों का समूह हो गया, एक तो बहुत ज्यादा आगे है और एक क्या है पिछड़ा हुआ है, तो उस आधार पर योजनाएं बनाना। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास है उसके संसाधनों पर निर्भर होता है। मतलब कोई भी क्षेत्र है, एक राज्य एक जिला या कोई भी एक छोटा क्षेत्र है तो भी कोई भी विकास है वो कहां पर निर्भर रहे, बड़े संसाधन, मतलब वहां पर किस प्रकार के संसाधन है उस पर निर्भर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। मतलब वहां पर संसाधन जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह झारखंड है खूब सारे संसाधन है लेकिन फिर भी वो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? इससे क्या होता है प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक की यानी टेक्नोलॉजी और निवेश की क्या होती है आवश्यकता होती है। संसाधन तो अपन को चाहिए, उसके साथ अपन को क्या चाहिए उस संसाधनों को उपयोग करने की अपने पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, और उस तकनीक भी अपने ले ली तो निवेश भी होना चाहिए, पैसे भी होना चाहिए ताकि अपन उसका उपयोग सही तरीके से कर सके। अब है लक्ष्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना, एक दो चला ना, एक तो लक्ष्य क्षेत्र और एक लक्ष्य समूह विकास। तो पहले है लक्ष्य क्षेत्र। तो लक्ष्य क्षेत्र में चार चीज बढ़ आपने किताब यहाँ चार पर यानी इनका वर्णन करेंगे। तो पहले लक्ष्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी पर्वतों से जो पर्वतीय क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी जहां पर अकाल वगैरह पड़ता है जो संभावित क्षेत्र है उनका विकास करना। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में यानी वो जनजातियां जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है उनका विकास करना। और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी सिंचाई से संबंधित यानी किसानों से संबंधित है वो किसमें आ गया कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। फिर लक्ष्य समूह यानी कौन से समूह के हैं जो पिछड़ा हुआ है या कम है ताकि उसको आगे विकास कर सके। तो एक लघु किसान विकास संस्था SFDA और एक है सीमांत किसान विकास संस्था, यानी इनका तो नाम याद रखना है। इन लक्ष्य समूह के सुना दिया एक नंबर का लक्ष्य समूह विकास कार्यक्रम के दो उदाहरण लिखिए या उनके बताइए। तो एक तो हो गया लघु किसान विकास संस्था, ये कौन सी हो गया सीमांत किसान विकास संस्था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो लक्ष्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम था उसमें जो चार प्रकार था उसका पहला कौन सा है पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वत है वहां पर, तो ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी योजना में शुरू हुई थी पांचवी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसकी क्या हुई थी शुरुआत हुई थी किसकी पर्वतीय क्षेत्र विकास। कहां कहां पर शुरुआत हुई थी इसकी? उत्तराखंड के पर्वतीय जिले, असम है असम का उत्तरी कछार क्षेत्र है वो, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग है, तमिलनाडु का नीलगिरी है, इसके सहित कितने जिले थे 15 जिलों में क्या हुई थी। तो अभी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम उसकी शुरुआत में कितने जिले थे 15 जिले शामिल थे। कौन कौन से थे? उत्तराखंड का हो गया, असम, पश्चिमी बंगाल है, मतलब ये तो हो गया आपके हिमालय वाले हिमालय, और जो तमिलनाडु हो गया वो दक्षिणी का अपना जो नीलगिरी वाला है ठीक है ना, पश्चिमी घाट वाला ठीक है ना, तो वो पूर्वी घाट वहां पर तो वो हो गया। अब जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसमें कौन से क्षेत्र शामिल हो, इसमें अगर अपन शामिल करें तो पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत सारे भारत में, तो उनमें अपन किस क्षेत्र को शामिल करें। तो इसके लिए क्या शर्त है ताकि उसको अपन शामिल कर सके। तो 1981 में पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के अनुसार, यानी तो पिछड़ा क्षेत्र है वहां विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति को निर्माण करियो ना करियो 1981 में। कहीं शर्ता बताई आप पहले बताइए कि ऊंचाई गति होनी चाहिए 600 मीटर से अधिक, यानी वही क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल होगा जिसकी ऊंचाई कितनी होगी 600 मीटर से ज्यादा, यानी समुद्र तल से कितनी होनी चाहिए 600 मीटर। एक किसमें शामिल नहीं हो? जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं हो। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना वो भी हो ताकि दोनों में एक ही क्षेत्र या तो पर्वतीय क्षेत्र में आ जाए चाहे अगर भी कोई शामिल है तो वो कौन सा मुझे पर्वतीय क्षेत्र में होने, क्योंकि जनजातीय है अभी ज्यादातर कौन सा है पर्वतीय क्षेत्र में, तो वो काम नहीं शामिल होता है जनजातीय, क्योंकि जनजातीय में शामिल हो तो बड़ी आवश्यकता ही होती। पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाएं, मतलब इस पर्वतीय क्षेत्र की विकास की योजना पर कई हिसाब बनाओ, कई आधार पर बनाओ, तो बढ़ेगी इस कलाकृति का हिसाब की है
बढ़ेगी पारिस्थितिक ज्ञान की है, सामाजिकता आर्थिक विशेषताएं वहां पर किस प्रकार की उसके आधार पर बनाई, मतलब वहां की जो सलाह करती है, वहां के लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है, वहां पर लोग किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, उसी के आधार पर क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। अब इसका उद्देश्य, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का काम करना, रोपण कृषि लगाना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों को क्या लाना, उपयोग में, यानी संसाधन तो उपयोग में लाना है, लेकिन कौन सा लाना है, स्थानीय, मतलब वहां के जो संसाधन उनको उपयोग करके ही बागवानी, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी वगैरह है, ये अपन वहां पर करेंगे। ये किसका था, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। अब पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव या उसके उपाय, बोले याद आवा कहीं सुझाव दिया भाई बेटा, विकास कहां था, सुझाव होना चाहिए या भी का उपाय कहीं होना चाहिए। तो पहली है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास को लाभ कौन मिलना चाहिए, वहां के सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, वो उद्देश्य है। प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का क्या नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं। जैसे मान लो वहां पर है तो प्रदेश के आधार पर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर जो संसाधन है, तो ऐसा नहीं ये पिछड़ा हुआ है तो अपन उन संसाधनों में बहुत ज्यादा निकाले, तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए। पर्यटन उद्योग के विकास पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अवैध खनन पर रोक लगानी चाहिए और जमीन कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि अपनानी, तो जो स्थानांतरित कृषि है उसके स्थान पर कौन सी कृषि अपनानी चाहिए, स्थायी कृषि। तो ये किसके हो गए, पर्वतीय क्षेत्र विकास के सुझाव मान लो या उपाय हो गए। तो ये हो गया अपना पहला पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। अब है दूसरा, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी जहां पर अकाल वगैरह ज्यादा पड़ते हैं वो हो गया। तो सूखा संभावित क्षेत्र है 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान की थी। 1967 में कहा करी 67 जिला का मान्य भारत में जो काम कहीं पड़े भाई, हर साल क्या है वहां पर अकाल की संभावना रहती है। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्र का परिसीमन किया, यानी 30% अगर जैसे सिंचाई की सुविधा कम है वह कम आएगा, सूखा संभावित क्षेत्र का मायने आएगा। कौन करिया, सिंचाई आयोग का नाम 1972 में। एक उद्देश्य नहीं सूखा संभावित क्षेत्र विकास को कि स्थानीय लोगों को क्या प्राप्त करना, प्रदान करना, रोजगार उपलब्ध कराना। क्योंकि अगर वहां पर अकाल पड़ रहा है, क्या है अकाल है, यानी वहां पर कृषि भी नहीं हो रही, तो वहां के लोगों के पास क्या नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसका उद्देश्य है कि जो लोग हैं वहां पर कृषि नहीं है, तो दूसरे रोजगार उनको उपलब्ध करवाना। सूखे के प्रभाव को कम करने वाले साधन विकसित करना, वहां पर ऐसे साधन विकसित करे ताकि जो सूखा है उसकी संभावित जो संभावना है उसको अपन क्या कर सके, कम कर सके। तो इसके क्या थे, उद्देश्य थे। और इसका भी विस्तार कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। इसमें कौन कौन से कार्य किए गए, शुरू में सिविल निर्माण कार्यों पर जोर दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब वो जैसे कोई निर्माण कार्य अधिक करवाएंगे जिनमें लोग क्या करें, ज्यादा काम करें, उनको रोजगार उपलब्ध हो जाए। उसके बाद में सिंचाई परियोजनाएं, भूमि विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, चारागाह है विकास व ग्रामीण सेवाओं पर क्या दिया गया, रोजगार दिया गया। तो फिर शुरुआत में तो इसमें जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो आपके सिविल निर्माण कार्य थे उस पर जोर दिया गया, और उसके बाद में सिंचाई से संबंधित हो गए भूमि विकास कार्यक्रम और वृक्षारोपण, इस पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर इस कार्यक्रम को जल संभर विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में अपन देखते हैं कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कोई योजना नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि उसको अपने किस में शामिल कर दिया है, जल संभर विकास। वही अपनी कौन सी थी, हरियाली, ये कौन सी थी, अरवारी, नीरू मीरू, ठीक है ना, तो उनमें इसमें शामिल कर दिया। तीसरा अपना समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, आपने सरताई ना पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, एक तो कहीं होनी चाहिए 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, और दूसरी कहीं कि वह जनजातीय योजना में क्या नहीं होनी चाहिए, शामिल, यानी इसमें वो शामिल नहीं होना चाहिए। अपन इस समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम में किसका अध्ययन करेंगे, बरमोर जनजातीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। बहुत सारी है लेकिन अपन अध्ययन करेंगे बरमोर क्षेत्र का। तो बरमोर क्षेत्र है वह कहां पर स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की 2 तहसील है, बरमोर और कोली। तो बरमोर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा जिला है, चंबा, और स्थान कौन से हो गए, बरमोर और कोली में ये स्थित है। अब इसका थोड़ा सा वर्णन है कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है, 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका देशांतरी विस्तार 56 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर से 56 मिनट 53
76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1818 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 39,113 और जनसंख्या घनत्व कितना है? 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब इस भरमौर जनजाति क्षेत्र है, एक छोटी सी जानकारी। अगर 21 नवंबर 1975 को जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया, यानी इस भरमौर जनजातीय क्षेत्र को है, इसे जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित कब किया गया था? 21 नवंबर 1975 में किया गया। और भरमौर क्षेत्र की जनजाति कौन सी है? गद्दी। क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर को कि भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी। कौन सी करती है? गद्दी जनजाति है, वो इसमें निवास है करती है। अब गद्दी जनजाति की विशेषता, मतलब जो गद्दी जनजाति है आपकी भरमौर क्षेत्र में, उसकी क्या विशेषता है? तो ये लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास, यानी ऋतु के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। तो पशुओं के आधार पर जिस समय जहां पर चारा अधिक होता है उसी अनुसार वो प्रवास करते रहते हैं। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गद्दियाली भाषा। गद्दियाली भाषा बोलते हैं अनुसार। इनकी आर्थिक क्रिया क्या? कृषि, भेड़ और बकरी पालन। मतलब ये कौन से काम करते हैं ज्यादा? कृषि, भेड़ और बकरी पालन है। ठीक है, तो ये गद्दी जनजाति की क्या हो गई? विशेषता हुई 3 कि ये तो क्या ऋतु प्रवास करते हैं, गद्दियाली भाषा बोलते हैं, और इनकी आर्थिक क्रिया कौन सी हो गई? कृषि है या भेड़ बकरी पालन हो गया। 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना को प्रस्तुत किया गया। तो ये किसमें हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। अब समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, मतलब इसके उद्देश्य क्या है? जनजातीय जो विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? गद्दियों के जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना, क्योंकि कहां पर स्थिति है? भरमौर क्षेत्र की बढ़ रही है, तो यहां पर इसका उद्देश्य किसका हो गया? वहां पर जो लोग रहते हैं गद्दी, उनके जीवन स्तर में सुधार करना। भरमौर व हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के अंतर को क्या करना? कम करना। यानी ये तो भरमौर क्षेत्र है और ये बाकी का हिमाचल प्रदेश है, तो वहां पर जो प्रादेशिक असंतुलन पैदा है उसको क्या करना? कम करना। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य के लिए अपने कौन कौन से कार्य किए सरकार ने? इसमें परिवहन, संचार, कृषि और इससे जुड़े कार्य तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मतलब इससे संबंधित कार्य इसमें किए ताकि वो अन्य लोगों के साथ आ सके। अब जो इनमें विकास हुआ, तो इस भरमौर क्षेत्र में भी अपन देखते हैं कि पूरे क्षेत्र में एक समान विकास नहीं हुआ। एक क्षेत्र था वहां पर अधिक विकास हुआ, दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ? थोड़ा कम विकास हुआ। तो इसमें होली और खानी क्षेत्र में तो क्या हुआ? अधिक विकास हुआ, और तुंदा व कुगदी क्षेत्र में विकास क्या हुआ? कम। यानी जो भरमौर क्षेत्र को कितने भागों में बांटा आपने? 4। तो 4 में 2 क्षेत्रों में तो विकास क्या हुआ? इसका प्रभाव ज्यादा रहा, और 2 में क्या रहा? कम। तो वो होली और खानी में ज्यादा, और तुंदा और कुगदी क्षेत्र में विकास क्या हुआ? कम हुआ। अब इसके सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ क्या प्राप्त हुए अपन को? ठीक है ना? तो जो आपकी जो योजना चली थी लोगों के लिए, उसमें क्या हुआ था? इससे उस जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र थे उसमें खूब स्कूल खुले, अस्पताल, पेयजल, सड़क, संचार, विद्युत के रूप में विकास हुआ। साक्षरता दर में तेजी से क्या हुई? वृद्धि हुई। 2011 में महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 65% थी, जो 1971 में मात्र कितनी थी? 1.8। कितनी थी? यानी 100 में से 1971 में 2 महिलाएं लगभग पढ़ी हुई थी। कितनी थी? केवल 2, जो 2011 में कितनी हो गई? 100 में से 65। तो इससे क्या हुआ? जो पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो अंतर था वो भी क्या हुआ? कम हुआ। पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर भी क्या हुआ? कम हुआ। लिंगानुपात में क्या हुआ? सुधार हुआ। लोगों ने स्कूल खुले, लोग पढ़े, जो तो जानकार हुए, तो बाल विवाह में भी क्या आई? कमी आई। पशुचारण के घटते महत्व के कारण अब ऋतु प्रवास में भी क्या आई? कमी आई। अब चौथा है अपना इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, मतलब इंदिरा गांधी वाला है नहर कमांड क्षेत्र। अब इंदिरा गांधी का पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर को जनक कौन हो? कंवर सेन ने योजना कब प्रस्तुत की थी? 1948 में बताया था। और ये परियोजना शुरू कब हुई थी? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र 1958 में शुरू हुई। देखो कंवर सेन ने इस परियोजना के बारे में बताया कब था? 1948 में, जबकि इसकी शुरुआत कब हुई? 1958। उत्पत्ति स्थल इंदिरा गांधी नहर है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? हरिके बैराज बांध। कहां से होती है? हरिके बैराज बांध, जो कहां पर स्थित है? पंजाब। कहां पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। हरिके बैराज बांध से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसकी जो कुल वितरिकाएं हैं, यानी इसकी जो नालियों की कुल लंबाई कितनी है? 19.63 लाख हेक्टेयर।
क्योंकि वितरिका है ना पूरी लास्ट तक जहां खेतों तक जो नालियां जाती है उसकी कितनी होगी, इसकी लंबाई 19.63 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी, इसका उद्देश्य क्या था, इंदिरा गांधी नहर का इसका उद्देश्य क्या था, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए जल पहुंचाना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्या था, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पानी की बहुत ही कमी थी। अब नहर निर्माण के कितने चरण थे, 2। इंदिरा गांधी नहर का चरण पूरा हो, 2। पहला चरण में था जो राजस्थान के उत्तरी जिले थे, यानी ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है गंगानगर है, और बीकानेर का कौन सा भाग था, उत्तरी भाग, ठीक है। इसका सिंचित क्षेत्र था 5.53 लाख हेक्टेयर है, और इसकी सिंचाई शुरू कब की, इसमें 1960 के दशक में क्या हो गई, सिंचाई की परियोजना की शुरुआत 1958 में हुई थी, तो 1960 के दशक में की शुरुआत हुई। दूसरा चरण है तो उत्तरी बीकानेर का भाग, यानी बाकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू में, और इसका सिंचित क्षेत्र कितना है, 14.10 लाख हेक्टेयर, और सिंचाई शुरू कब हुई, 1980 के दशक में। यानी आपने इंदिरा गांधी नहर की है छोटी सी जानकारी आनी। 70% सिंचाई वितरिकाओं से होती है, यानी जो नालियां होती है ना एकदम नहर निकाल कर एकदम, उससे होती है, और 30% सिंचाई किससे होती है, लिफ्ट नहरों से, क्योंकि जो अपनी आप जो ये इंदिरा गांधी नहर है इसकी जो बाईं तरफ है वहां की जो भूमि वो क्या है, ऊंची है, क्या है, ऊंची, इस कारण वो नहर का पानी वहां पर चढ़ नहीं पाता, इसलिए उनको किससे पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है, लिफ्टों से चढ़ाया जाता है, ठीक है। लिफ्ट नहर मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रभाव, कई प्रभाव, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर शुरू करी तो यह कई प्रभाव बढ़िया, तो देखो हर चीज को सकारात्मक प्रभाव भी बढ़ा है, और के साथ कई प्रभाव है नकारात्मक भी है। तो इसका ज्यादा सकारात्मक प्रभाव, तो सकारात्मक प्रभाव कौन सा, देखो वृक्षारोपण व चारागाह विकास में पश्चिमी राजस्थान की भूमि हरी भरी हो गई, यानी पश्चिमी राजस्थान था क्या था, एक रेगिस्तानी इलाका है, पानी की वहां पर कमी है, जो अपने औसत वार्षिक वर्षा देखिए तो वो 25 सेंटीमीटर से ही कम, यानी न के बराबर वहां पर क्या होती है, बरसात होती है, इस कारण वहां पर रेतीली भूभाग है। तो जैसे पानी आई उसे वृक्षारोपण हुआ, चारागाह की भूमि का विकास हुआ, इससे वहां पर क्या हुई, हरियाली हुई। वायु प्रदूषण धीमा पड़ने से, वायु प्रदूषण धीमा क्यों बढ़ा, क्योंकि वृक्षारोपण और चारागाह का विकास हो गया, भूमि हरी भरी, तो वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। तो वायु प्रदूषण धीमा पड़ने से मरुस्थल के फैलाव पर नियंत्रण हो रहा है, क्योंकि वायु जो होगा वह प्रदूषण है, हवा के साथ जो मिट्टी उड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मरुस्थल वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आगे। अगर वो मिट्टी कम पड़ रही है, इसका मतलब उस पर क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। सिंचाई के विस्तार से बोए गए कृषि क्षेत्र में क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि वहां पर केवल जो आपकी खरीफ की फसलें जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं बाजरा वगैरह वही बोया जाता था, लेकिन सिंचाई की वजह से अपन देखते हैं वर्तमान में जैसे राजस्थान का अन्नागार, यानी राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, गंगानगर, वो किसे कहा जाता है, गंगानगर, वो किसकी वजह से हुआ, जो ये इंदिरा गांधी नहर है, गंगा नहर है, उसकी वजह से हुआ था। सिंचाई से कृषि और पशुधन उत्पादन में क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि हुई, अकाल पर क्या लगी, रोक लगी। तो ये कहेगा सकारात्मक प्रभाव, कहा इंदिरा गांधी, देखो वृक्षारोपण, चारागाह विकास, पश्चिमी राजस्थान में कहीं हरी भरी क्षेत्र हो, हरे भरे क्षेत्र हो, तो वायु प्रदूषण कहीं बढ़े हो, कम पड़े और कम पड़े हो, भी कारण कहीं हो, मरुस्थल पर कहीं हो, नियंत्रण हो, ठीक है। सिंचाई को विस्तार कहीं हो, कृषि में कहीं हुई वृद्धि हुई, लोग कृषि करने लगा, और सिंचाई से कृषि और पशुधन उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, और इसको कहीं हो, अगर सिंचाई में कृषि और पशुधन उत्पादन वृद्धि हो रही है, यानी अकाल पर क्या लग रहा है, रोक लग रही है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या था, नहर क्या थी, कच्ची थी, जिससे क्या हो रहा था, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, किसकी, जल भराव की समस्या उत्पन्न, जल भराव सेम है, वह मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई। मृदा लवणता के कारण क्या हुआ, देखिए इससे क्या हुआ, अरे मृदा लवण मतलब सिंचाई का कर लगा, ज्यादा कर लगा। अब है सतत पोषणीय विकास, तो आप पहले पढ़ो जो नियोजन हो, भारत के संदर्भ में 2 चीज पढ़ रही है अपन, पहला कौन सा था, नियोजन, और ये कौन सा था, सतत पोषणीय विकास। तो नियोजन आप पढ़ लियो, नियोजन में 2 भाग हम देख लिया, खंडीय और प्रादेशिक नियोजन देख लिया, फिर अपने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह देख लिया, लक्ष्य क्षेत्र की 4 चीजों का अपने वर्णन कर लिया, और लक्ष्य समूह का जो लघु किसान विकास परियोजना वगैरह वो पढ़ ली। अब है सतत पोषणीय विकास, तो सतत पोषणीय विकास का मतलब लगातार विकास हो। पर्यावरणीय मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की क्या की, स्थापना की। 1 नंबर को प्रश्न आस्क है कि पर्यावरणीय मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की थी। और जब इसकी स्थापना की, उसका अध्यक्ष उसमें किसे बनाया था, उसमें नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, कौन थी, ब्रंटे लैंड महिला थी, वो क्या थी, उसमें वहां की प्रधानमंत्री थी, उसको क्या बनाया, इसका अध्यक्ष बनाया गया।
और इस जो ब्रंटलैंड थी, इन्होंने इस सतत पोषण पर यानी पर्यावरणीय मुद्दों के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उस पर लेख लिखा जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्रंटलैंड रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है। ये कब प्रकाशित हुई? 1987। अब इसका रिपोर्ट हुई इकामाइन सतत पोषण को कहीं परिभाषा दिवा दो। ब्रंटलैंड के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? ये एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविष्य की पीढ़ियों का उसका क्या ना हो नुकसान। मतलब वर्तमान की पीढ़ी है जो कि विकास आपको इस हिसाब करे, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति इस हिसाब करे कि आने वाली पीढ़ी है उनके लिए उस चीज में क्या ना हो नुकसान, यानी जो संसाधन वो उपयोग कर रही है वो भी उपयोग करे और आने वाली के लिए भी क्या रखे, बच्चा करे। अब उसमें प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? द पॉपुलेशन बम किसने लिखी थी? एहरलिच ने लिखी थी। और द लिमिट टू ग्रोथ मीडोस और इसके साथियों ने 1972 में लिखी थी। तो क्वेश्चन भी किताब भी दो ध्यान रखनी है, द पॉपुलेशन बम है एहरलिच, द लिमिट टू ग्रोथ मीडोस और उसके साथियों ने। अब इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, मतलब कई उपाय अपनाया गए, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी नहर को जब वर्णन आ जाए ना भाई जहां बड़ो प्रश्न आएगा निम्नात्मक इंदिरा गांधी नहर, तो एक था इंदिरा गांधी नहर की कहीं देते परिचय देना भाई, इसका पुराना नाम ये था, इसकी 2 चरणों में शुरुआत हुई थी वगैरह, और बाद में वो वर्णन कर दिया, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी नहर कमांड से सतत पोषणीय विकास, देखो जल प्रबंधन नीति की कठोरता से क्या होनी चाहिए, पालना, जल नीति उसकी पालना होनी चाहिए। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों को खट्टे फूलों की खेती के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बहते हुए जल की हानि को रोकने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। इसके लिए भूमि का समतलीकरण तथा नालों को क्या करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। वृक्षारोपण चारागाह विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। गरीब किसानों को कृषि कार्य के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता देनी चाहिए ताकि वो भी अपनी खेती में अच्छी फसल उगा सके, उत्पादन बढ़ा सके। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए, इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा, यानी कृषि तो होगी, उसके अलावा वहां पर अगर कोई उद्योग है या कोई परिवहन से संबंधित सेवा से संबंधित कोई और है तो वहां पर भी विभिन्नता आएगी। जल क्रांता एवं लवणता से प्रभावित भूमि का पुनः सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया सतत पोषणीय विकास का, ठीक है। वो पार्ट हुआ अपन पूरा कंप्लीट।